नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड ने सदस्यता आवेदन को जमा कर दिया है। तुर्की के सैन्य गठबंधन को रोकने की धमकी देने के बावजूद ये फैसला लिया गया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन ने फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा, मैं खुश हूं कि हमने एक जैसा रास्ता चुना है और हम इसे एक साथ मिलकर तय कर सकते हैं। फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं स्वीडन भी रूस के यूक्रेन पर किए गए हमले से परेशान है। रूस के आक्रमण के खिलाफ बचाव के तौर पर गठबंधन में शामिल होने से दशकों से चले आ रहे सैन्य गुट निरपेक्षता खत्म हो जाएगी। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने धमकी दी थी कि नाटो का विस्तार रूस को जवाब देने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता में जो अड़ंगा पैदा हो सकता है वे गठबंधन के अंदर से ही आ सकता है। हालांकि नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने बार बार जोर देकर कहा है कि वे दोनों देशों का खुली बाहों से स्वागत करते हैं। उधर तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन पर आतंकी समूहों के गढ़ के तौर पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हम इस विस्तार को मंजूरी नहीं देंगे। हालांकि वॉशिंगटन में विदेश प्रवक्ता नेड प्राइस ने इस बात पर भरोसा जताया है कि अंकारा दोनों देशों के गठबंधन में प्रवेश में बाधा नहीं डालेगा। वहीं एंडरसन और निनिस्तो इस ऐतिहासिक बोली के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने जाएंगे। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेप बोरेल ने कहा कि ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद इस बोली को पूरा समर्थन देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे नाटो के सदस्यों की संख्या में इजाफा होगा और इससे यूरोप की ताकत और सहयोग में बढ़ोतरी होगी। बता दें कि कोई भी सदस्यता की बोली तभी स्वीकार होती है जब नाटो के सभी 30 सदस्य उस पर सहमति देते हैं। वहीं 1.5 दिन चली एक लंबी बहस के बाद फिनलैंड के 200 में से 188 कानून निर्माताओं ने नाटो की सदस्यता के समर्थन में वोट किया, जबकि ये फिनलैंड की 75 साल पुरानी सैन्य गुट निरपेक्ष नीति के एकदम उलट है। बहस की शुरुआत करते हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति सना मारिन ने संसद में कहा कि हमारी सुरक्षा का माहौल मौलिक रूप से बदल गया है। केवल रूस ही ऐसा देश है जिससे यूरोप की सुरक्षा को खतरा है और जो खुले तौर पर लड़ने पर आमदा है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने इस साल आयोजित होने वाले अपने महत्वपूर्ण सम्मेलन से पहले सेवानिवृत्त कार्यकर्ताओं को नकारात्मक राजनीतिक भाषण देने से रोक दिया है। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल को मंजूरी मिलने की संभावना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन अगले कुछ महीनों में आयोजित होने वाला है। सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक सीपीसी की केंद्रीय समिति के कार्यालय ने नए युग में सेवानिवृत्त कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी निर्माण को मजबूत करना शीर्षक से नियमों का एक सेट जारी किया है। सीपीसी पार्टी उस सम्मेलन के लिए तैयारियां कर रही है जो एक दशक में 2 बार आयोजित होती है। अगर शी का कोई विरोध नहीं होता है तो इस सम्मेलन में शी को एक अभूतपूर्व तीसरे कार्यकाल के लिए समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे वे पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग के 1976 में निधन के बाद ऐसा समर्थन पाने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे। पाकिस्तानी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब ज़ाहिर लगभग 5 साल पहले नेपाल से रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। वे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने नेपाल आए थे और आज तक उनके लापता होने की कहानी अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। उनकी गुमशुदगी की गुत्थी को समझने के लिए 5 बरस बाद हमने नेपाल के खोजी पत्रकारों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की तो लोग तब या तो उच्च पदों पर बैठे थे या इस मामले में रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमने उन्हीं रास्तों से नेपाल का दौरा किया जिनके बारे में बताया जाता है कि कर्नल हबीब भी उन्हीं रास्तों से गुजरे थे। पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब अप्रैल 2017 में ओमान से होते हुए लाहौर से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे थे। वे वहां के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे थे।
उन्हें वहां से भारतीय सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर लुम्बिनी जाना था। इसके लिए वे स्थानीय एयरपोर्ट गए, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से थोड़ी दूर स्थित है। लुम्बिनी का हवाई अड्डा भारत की सीमा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कर्नल हबीब ने अपने परिवार से इसी हवाई अड्डे से बाहर निकलने के बाद एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए संपर्क किया था। नेपाल ने लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब की गुमशुदगी की पड़ताल एक विशेष जांच पैनल के जरिए करवाई। हालांकि इसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। मार्च में कीव से रूसी फौजों के वापस लौटने के बाद से बूचा में 1000 नागरिकों के शव बरामद हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर को कम गहराइयों वाली कब्रों में दफना दिया गया था, लेकिन बच्चों के एक समर कैंप में जो कुछ हुआ वे दिल दहलाने वाला था। इस कैंप को अब अपराध स्थल माना जा रहा है। एक झटके में ये कत्लगाह आपकी निगाहों में ही नहीं, लेकिन जंग से पहले लोगों के सैर सपाटे के लिए मशहूर बूचा के जंगलों के किनारे पर बने इस बेसमेंट में घुटनों के बल बिठाकर 5 यूक्रेनियों को गोली मार दी गई थी। उन्हें सर पर गोली मारी गई थी। इस बेसमेंट में घुसने की जगह से दाईं ओर खून से सने पत्थर दिखते हैं, जो सूख कर काले पड़ चुके हैं। कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केवल बलिराम हेडगेवार के भाषण को स्कूली पाठ्यक्रम करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हेडगेवार के इस भाषण को स्कूली बच्चों के लिए निर्धारित कन्नड़ भाषा की एक किताब में शामिल किया जा रहा है। कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि कर्नाटक सरकार ने भगत सिंह पर एक पाठ को हटाने के फैसले को रद्द कर एक बड़े विवाद को टाल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह के पाठ को सिलेबस से हटाने के फैसले का विरोध किया था। विरोध और हंगामे के बाद सरकार ने भगत सिंह पर लिखे गए अध्याय को हटाने का फैसला टाल दिया। लेकिन खास बात यह है कि कर्नाटक देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने हेडगेवार पर लिखे पाठ को नहीं, उनके भाषण को स्कूली सिलेबस में शामिल किया है। इस शिक्षा सत्र में 10वीं क्लास के छात्र इस भाषण को पढ़ेंगे। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी का दशकों तक शासन रहा है, लेकिन अब तक किसी राज्य ने हेडगेवार के भाषण को स्कूली पाठ में शामिल नहीं किया था। हेडगेवार के जिस भाषण को स्कूली सिलेबस में शामिल किया जा रहा है उसका नाम है आदर्श व्यक्ति कौन है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा रेत के तूफान में छिप गई। मध्य पूर्वी देश यूनाइटेड अरब अमीरात में भीषण रेतीला तूफान आया, जिसके कारण मौसम विभाग और ट्रैफिक विभाग को कई चेतावनियां भी जारी करनी पड़ी। 828 मीटर ऊंची बुर्ज खलीफा की इमारत, जो दुबई में दूर से साफ दिखाई देती है, ये आमतौर पर पर्यटन का आकर्षण केंद्र रहती है, लेकिन हवा में तूफान के कारण इतनी धूल छाई कि इससे देश का अधिकतर हिस्सा ढक गया। यूएई में अब ये रेतीला तूफान पहुंचा है। इससे पहले इराक, कुवैत और सऊदी अरब, ईरान और दूसरे देशों में भी पिछले दिनों इसी तरह के भीषण रेतीले तूफान उठे, जिसके कारण एयरपोर्ट, स्कूल बंद करने पड़े और हजारों लोगों को सांस की दिक्कत के कारण अस्पताल पहुंचना पड़ा। यूएई की राजधानी आबू धाबी में हवा की गुणवत्ता एक ही रात में खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। पिछले कुछ समय पर मध्य पूर्व में रेत के तूफान और अधिक आ रहे हैं और भीषण हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर क्षेत्रीय मौसम पर क्लाइमेट चेंज की मार पड़ती है तो ये समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। अमीराती अधिकारियों ने नागरिकों से सतर्क रहने को कहा है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जिसके साथ धूल उठी। इससे कुछ जगहों पर दृश्यता बेहद कम हो गई है। हालांकि दुबई एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि एयर ट्रैफिक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इस तरह का मौसम कुछ और दिन रहने का अनुमान है। इससे पहले रियाद के अस्पताल में 1285 लोग पिछले 24 घंटों में सांस की दिक्कत के कारण पहुंचे थे। आतंकवादी समूह पाकिस्तान तालिबान ने अफगानिस्तान में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद पाकिस्तान की सेना के साथ संघर्ष विराम 30 मई तक बढ़ा दिया है। एक खबर में ये दावा किया गया है पाकिस्तान तालिबान को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कहते हैं। उसके प्रवक्ता मोहम्मद खुरासिन ने कहा कि आईएसआई के
पूर्व प्रमुख और पेशावर कोर के मौजूदा कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के नेतृत्व वाले पाक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में टीटीपी ने कबायली लोगों की मांग पर संघर्ष विराम 30 मई तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान सेना के प्रतिनिधि मंडल में सैन्य खुफिया अधिकारी और ISI अफसर शामिल थे। खबरों के अनुसार आतंकवादी संगठन टीटीपी ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली जिलों में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के बीच शांति समझौता करने के लिए महसूद और मालाकंद के लोगों से भी बात की। सूत्रों ने अखबार को बताया कि जनरल हमीद की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने हक्कानी नेटवर्क के आश्वासन पर टीटीपी के शीर्ष नेताओं के साथ सीधी बातचीत की। उन्होंने कहा पाकिस्तानी सेना ने और बाद में महसूद और मालाकंद जिरगा ने सोमवार से अलग अलग बैठकें की है। सेना के अधिकारियों के साथ बैठक में तालिबान ने संघर्ष विराम जारी रखने के बदले अपनी कई मांग रखी है। तालिबान की मांगों पर उम्र कैद और मौत की सज़ा का सामना कर रहे उसके कमांडरों को छोड़ना शामिल है। इसमें अफगानिस्तान से लाए गए उग्रवादियों को आर्थिक मदद तथा तालिबान लड़ाकों के परिवार के लिए आम माफी की भी मांग है।